विद्यार्थियों नमस्कार, मैं रमन कुमार आज आपको लेकर आया हूं अध्याय 13। तो कक्षा 12वीं का इतिहास का अध्याय 13 है, जिसका नाम है राष्ट्रवादी आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन और महात्मा गांधी। तो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था, जो शेष प्रश्न है आज मैं फिर लेकर आया हूं। अपनी पुस्तक का अध्याय 13 निकाल लीजिए, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इससे संबंधित जो प्रश्नों के जो मैंने उत्तर लिए हैं वो पुस्तक में से लिए हैं। तो आपको समझ में ना आए तो अपनी पुस्तक निकाल लीजिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो मैं प्रश्न लेकर आया हूं कि रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया। तो ये प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, ये आखिरी प्रश्न था। तो इससे आगे के प्रश्न आज हम पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न मैं लेकर आया हूं कि गांधीवादी जो राष्ट्रवाद का विकास के प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। गांधीवादी विचारधारा के जो नेता थे उनके नाम बताना है। उन प्रतिभाशाली भारतीयों के नाम बताइए जिन्होंने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया। तो गांधीवादी जो राष्ट्रवाद का विकास के जो प्रमुख नेता थे, या गांधी जी के सहयोगी नेता थे, या गांधी जी के घनिष्ठ सहयोगी नेता थे, उनके नाम बताना है जो गांधी जी के साथ सहयोग करते थे। तो ऐसे प्रतिभाशाली नेताओं में महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जे.बी. कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद बल्लभ पंत और सी राजगोपालाचारी शामिल थे। इन्होंने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया था। तो इस तरह से इनके सहयोगी नेता थे। फिर अगला प्रश्न आता है 1929 का लाहौर अधिवेशन के बारे में बताइए। यह किस प्रकार भारत के लिए महत्वपूर्ण था, या भारत में पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई। तो लाहौर अधिवेशन में की गई थी, कब? 1929 में। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई, अथवा भारत में प्रथम बार कब राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इसका उत्तर जानते हैं कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया। इस अधिवेशन की दो बातें महत्वपूर्ण थी। तो 1929 में अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया था। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन था लाहौर में हुआ, 1929 में हुआ। इसकी दो बातें कौन कौन सी महत्वपूर्ण थी। तो पहली बात ये थी कि जवाहरलाल नेहरू को इस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना था। तो इस अधिवेशन का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को चुना था। तो जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुना जाना ये महत्वपूर्ण बात थी। और दूसरी बात क्या थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा करना। तो इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और इसके बाद 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो अगला प्रश्न आता है कि गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में बताइए। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब किया, दांडी यात्रा कब की, इसके बारे में बताइए। यह दांडी मार्च ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक मुख्य जन आंदोलन कैसे बन गया, व्याख्या कीजिए। तो दांडी मार्च जो यात्रा थी, मार्च था, वो ब्रिटिश भारत के सबसे अधिक घृणित कानूनों में से एक मुख्य जन आंदोलन था। क्या बन गया था, इसकी व्याख्या करना। दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह कब हुआ, कैसे हुआ, इसके से संबंधित कोई प्रश्न आए तो इसके बारे में आज हम उत्तर पढ़ते हैं। तो उत्तर है कि स्वतंत्र दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद ही गांधी जी ने यह घोषणा की थी कि वे भारत के सबसे घृणित कानूनों में से एक नमक कानून को तोड़ने के लिए एक यात्रा करेंगे। तो गांधी जी ने उस समय ऐसा कानून चुना जो भारत का सबसे घृणित कानून था, यानी सबसे घटिया खराब कानून था। तो इस कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने एक यात्रा का नेतृत्व करने का निर्णय लिया। तो उन्होंने 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से चलना प्रारंभ किया और 3 हफ्ते के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा की समाप्ति पर नमक कानून तोड़ा। यानी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी ने चलना प्रारंभ किया और 3 हफ्ते बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी
पहुंच गए तो दांडी नामक स्थान पर उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। तो इस तरह से उन्होंने यह आंदोलन चलाया। फिर अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते की शर्तें क्या थी। तो गांधी इरविन समझौते की क्या शर्तें थी। तो पहली शर्त थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना है। दूसरी शर्त सभी कैदियों की रिहाई होना है। तीसरी शर्त तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना है। तो 3 शर्तें थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, सभी कैदियों को छोड़ना और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना है। तो ये शर्तें थी। फिर अगला प्रश्न आता है कि क्रिप्स मिशन को भारत कब भेजा, क्यों भेजा, या स्टेफर्ड क्रिप्स की वार्ता क्यों विफल हो गई। यह भारत आया था स्टेफर्ड क्रिप्स, इसलिए इसके नाम से क्रिप्स मिशन कहा गया है। तो यह क्रिप्स मिशन भारत कब आया, क्यों आया, तो यह इसकी जो वार्ता थी यह विफल क्यों हो गई। 1942 में गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए, तो 1942 में गांधी जी और उनकी जो कांग्रेस थी उनके साथ समझौता करने के लिए अंग्रेजों ने स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। तो वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने भारतीयों की बात नहीं मानी और यह वार्ता असफल हो गई। तो ये धुरी शक्तियाँ क्या हैं, तो क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो इस बात पर जोर दिया कांग्रेस ने, क्या जोर दिया कि उस समय जो धुरी राष्ट्र थे उन्होंने ब्रिटेन और धुरी राष्ट्रों में युद्ध चल रहा था। तो इसलिए भारतीयों ने यह मांग की कि यदि वायसराय हमारे भारतीयों में से किसी एक को कार्यकारी परिषद में, अपनी कार्यकारी परिषद में यदि किसी भारतीय को रक्षा सदस्य यदि नियुक्त करेंगे तो ही हम आपका समर्थन करेंगे। तो भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता था। तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। तो यह बात अंग्रेजों ने नहीं मानी, इसके कारण यह वार्ता असफल हो गई। फिर अगला प्रश्न आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया, कैसे किया, कब किसने किया, कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन क्यों था, या भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों ने अपना किस प्रकार योगदान दिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन सबसे प्रसिद्ध आंदोलन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ही स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक आंदोलन था। तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो इसके कारण गांधी जी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। जैसे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। तो इस कारण से देश भर में युवा कार्यकर्ताओं ने हड़तालें की, तोड़ फोड़ के कार्य किए। तो इसके द्वारा वह आंदोलन चलाते रहे। तो इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेता अधिक सक्रिय थे। तो जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेता सक्रिय थे। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायनों में एक जन आंदोलन बन गया था, क्योंकि इसमें लाखों लोगों ने, आम लोगों ने, युवाओं ने भाग लिया। भारत के युवाओं ने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता चुना था। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया था। तो इस वीडियो में आज इतना ही, अगले वीडियो फिर मिलते हैं। नमस्कार।